नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था और लंबी बहस के बाद राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग कराई गई। इसके बिल के पक्ष में 125 और विपक्ष में, इसके विरोध में 105 वोट पड़े। शिवसेना ने वोटिंग का वॉकआउट कर दिया। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था और इसे संविधान विरोधी बताया जा रहा था। भारत की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, ये तमाम तरह के शब्द कहे जा रहे थे, उसके खिलाफ इसे बताया जा रहा था। और आखिरकार राज्यसभा में लंबी बहस के बाद बिल के समर्थन में 125 वोट पड़े, 105 जो इसके खिलाफ थे। और ये तस्वीरें, अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें, रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। तो बिल को दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है। कानून बनने का रास्ता साफ। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास। लोकसभा में पहले ही यह बिल पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के लिए यह चुनौती थी, सरकार के लिए यह चुनौती थी। संख्या बल के लिहाज से उस चुनौती से भी पार पा गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और प्रवीण दुबे साहब, सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का भी एक खास तबका है जो खासा उत्साहित था इस बिल के पास होने को लेकर, और पूरे नेशनल परिदृश्य को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। जुड़ चुके हैं प्रवीण दुबे साहब। आखिरकार बिल पास हो गया। लग रहा था कि चुनौती होगी, और शिवसेना ने, जो शायर संजय राउत है, उन्होंने कल ही कह दिया था कि देखिए क्या होता है। आखिरकार बिल पास हुआ। प्रवीण जी। बिल्कुल। और एक तरह से अगर हम देखें ना, जो शिवसेना का पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जिक्र आपने उनका अंडरलाइन करके किया। शिवसेना ने अगर बहिर्गमन किया तो फायदा हुआ ना बीजेपी को, मतलब वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तो बहिर्गमन हुआ नहीं, क्योंकि जो मौजूदा जो मेंबर हैं वो उसके आधार पर वोटिंग हुई। अगर वो खिलाफ में कर देते वोट तो हो सकता है शायद मुश्किल होती। लेकिन जो दूसरी बात है कि जो कांग्रेस जिसका विरोध कर रही थी, कांग्रेस बड़ी दिग्भ्रमित सी है ललित इस पूरे मसले को लेकर, चाहे वो धारा 370 का मसला हो या चाहे ये अभी नागरिकता संशोधन विधेयक हो। कांग्रेस दिग्भ्रमित सी है, वो लाइन तय नहीं कर पा रही क्योंकि लॉजिक नहीं है उनके पास। जितने भी लॉजिक, आज बहुत इंप्रेसिव स्पीच थी गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा के अंदर, हम तमाम लोगों ने सुना उनको। वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर ये इस 6 कौम की बात हम कर रहे हैं, 6 धर्मों की हम बात कर रहे हैं, केवल एक मुसलमान उसमें नहीं है। और मुसलमान क्यों नहीं है का लॉजिक वो बहुत बेहतर तरीके से दे रहे हैं कि भाई जहाँ भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहाँ राष्ट्र धर्म जिनका इस्लाम है, वहाँ जाहिर सी बात है कि वो अल्पसंख्यक होंगे, बाकी की जाति वाले तो प्रताड़ित भी वही होंगे। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही 566 मुसलमानों को भी उन्होंने नागरिकता दी है। तो ये कोई वर्जित नहीं है मुसलमान। उन्होंने कहा कि ये लाइन जो कांग्रेस ले रही है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि वो तथ्य के साथ आए थे। तो मुझे लगता है कि आज ये एमपी में ये तय भी किया कांग्रेस ने कि इस मसले पर होने वाली टीवी की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि डिबेट में आप 50 तरह के सवाल करोगे, फिर उनके पास वो उस तरह के तर्क नहीं होंगे जिसमें एक्सपोज होने की संभावना ज़्यादा है। तो लिहाजा यह है कि मौन हो जाओ। ये अक्सर साधु संत भी अपनाते हैं रणनीति। जब उनके पास ज्ञान कम होता है तो वो बाबा मौनी बाबा हो जाते हैं कि कम से कम ढक तो जाता ही है वो एक भगवा के अंदर उनका पूरा चोला। तो ये जो कांग्रेस की जो फंक्शनिंग है वो दिग्भ्रमित सी है दोनों मसलों पर। 370 के मसले में भी हमने देखा और इस मसले पर भी हमने देखा। ललित, ये आपने जो बात याद दिलाई है डिबेट में ना जाना, इसको लेकर मेरा एक सवाल रहेगा, वो थोड़ा अलहदा रहेगा। लेकिन आज आपने जैसे कहा कि कांग्रेस का दिग्भ्रमित होना, बावजूद इसके कि तमाम जो दिग्गज हैं, चिदम्बरम साहब हैं जो थिंक टैंक माने जाते थे, दिग्विजय सिंह साहब को तो गृहमंत्री ने कोर्ट भी कर दिया एक बार, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में वो विरोध दर्ज नहीं करवा पाए। एक बात। दूसरी बात कि गृहमंत्री आज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा कि सारी बॉल की प्रैक्टिस उन्होंने कर ली है कि आप गुगली फेंक दीजिए, वो उस पर भी सिक्सर मार देंगे। जबरदस्त तैयारी प्रवीण जी, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल ललित। और जो मैंने पहले ही कहा कि एक इंप्रेसिव स्पीच जिसे आप कह सकते हैं, वो इंप्रेसिव स्पीच अमित शाह जी की थी।
सारे तर्कों और तथ्यों के साथ आए थे। गांधी जी को भी कोट किया उन्होंने, कांग्रेस की सरकारों के दौरान मनमोहन सिंह जी को भी कोट किया कि उस समय के क्या प्रावधान थे। दूसरी बात यह है, इस पूरे मसले को जितना मैं मोटा मोटा समझ पाया, मैं बहुत ज्यादा इस पूरे मसले का जानकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं समझ पाया उसमें कहीं से कहीं तक विरोध करने जैसी कोई बात नहीं थी। दूसरा, कांग्रेस ये प्रचारित करना चाह रही थी, जिनमें ओबीसी भी उनके एक तरह के सहयोगी थे, कि ये मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने बहुत इत्मीनान कराया कि भाई देश के मुसलमानों को क्या फर्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा आप बताइए कि क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्या उन्हें बाहर भेजा जाएगा। तो जो कांग्रेस एक लाइन ले रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनाने पे आमादा है, तो वो उन्होंने उसका भी तर्क दिया कि आप बताइए कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम इनको बाहर भेज रहे हैं। तो कुल मिला के जो आपने कहा कि बहुत अच्छा होमवर्क करके वो आए थे और पूरे तथ्यों तर्कों के साथ आए थे। दूसरा, एक होमवर्क उन्होंने वो किया था जो पब्लिक को दिखाना था। मैं आपको रोक रहा हूं सर, दरअसल लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन का रिएक्शन सुनवाते हैं। 7 साल से जो नाइंसाफी 70 साल से हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने इंसाफ में बदलने का काम किया है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये बिल न नॉर्थ ईस्ट के लोगों को परेशान करने वाला है और न भारतीय मुसलमानों को परेशान करने वाला है। ये भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के नाम पर जो प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता देने वाला बिल है। गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है कि विपक्ष के बहकावे में मुस्लिम भाई ना आए। ये पूरी तरह दुष्प्रचार विपक्ष के लोग मुसलमानों को भड़काने का कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। त्रिपुरा तो लगातार जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ बने रहेंगे और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बिल पास, इस पर आपका रिएक्शन। और एक और अहम बात कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अधर में लटके हुए थे, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आए हुए हों या कई ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तान से सिंधी आए हुए हैं, बाकी हिंदू आए हुए हैं। वो जो उनकी अधर में लटकी हुई जिंदगी थी, जिनकी तकलीफ हमने कई बार दिखाई है, अब उनके लिए ये राहत की बात है। प्रकाश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह ने जो लाइन खींची थी वो लाइन बहुत जबरदस्त था। वो था कि कांग्रेस धर्म के आधार पर देश विभाजन को स्वीकार किया। ये एक ऐसी लाइन है अब जिसको लेकर कांग्रेस को कैफियत देनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है कि उस वक्त 1947 को, अब जो वोटर है 70 साल हो गया, नए वोटर आ गए, तीसरे चौथे पीढ़ी आ गए, जो वोट देने का अधिकार जिनको मिल गया। वो 47 में क्या हुआ था, 42 में क्या हुआ था, ये चीज नहीं जानते। जब अमित शाह ये आरोप लगाए सदन में, तो वो लोगों के जेहन में आया। और एक तरफ से जिस वक्त साहबानों का केस हुआ था, जिस तरह के राजीव गांधी के बहुमत होने के बाद भी उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा था कि आप जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, उनके प्रेशर में आप दबाव में आ गए और साहबानों को लेकर आपने जिस तरह से किया। सरोज पांडे ने तो जिक्र भी कर दिया आज इसका। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को मैं कह रहा हूं। जो लाइन बीजेपी ने ली, देखिए अभी इलेक्शन कहीं नहीं है, पर इलेक्शन के तरह का ये पूरा स्पीच लाइन और लेंथ तैयार की गई और उसी में कांग्रेस हो या जो बाकी लोग हैं वो तिलमिलाए। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, सब जगह पे यही कही गई, ये इस तरह की बातें कही गई। इसका मतलब क्या होता है, जो बीजेपी की लाइन है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो लाइन है, वो इनको फंसा दिया है। ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कांग्रेस को। पॉलिटिकली ये जो चीज होता है, जो पोस्चर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी पूरी तरह सक्सेस हुए, सफलताएं मिली। दूसरी तरफ से सबको लग रहा था शायद राज्यसभा में कोई चमत्कार हो जाए, पर जिस हिसाब से एनडीए और यूपीए के बीच में फासला 20 वोट का रहा, वो काफी बड़ा है और आने वाले दिनों में इसका भी साइकोलॉजिकल, मनस्तात्विक, इसका भी प्रेशर रहेगा। अब विपक्ष जो भी कहेगी उससे पहले एक बार सोचेगी कि उनके पास बहुमत के 20 जो ऑब्स्टेकल है, 20 जो वहां पे बाधाएं हैं, उसको पार करना होगा, तभी जाके वो एनडीए को या बीजेपी को पटखानी दे पाएंगे। ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम भी था
जिस हिसाब से आज जीत मिली, और बहुत ये जी। बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लंबे समय तक, चाहे कांग्रेस की बात करें, कम्युनिस्ट की बात करें या टीएमसी की बात करें, उन सबके ऊपर इसका असर रहेगा। जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। प्रवीण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, एक बात कि हमने वो तस्वीरें चलाई थी कि सिंधी समाज के लोग काफी खुश थे जब लोकसभा में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा का उन्हें भी बेसब्री से इंतजार था। एक बात कि उनकी भी जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी वो थोड़ा सुकून में रहेगी। एक दूसरी अहम बात कि जैसे आपने शुरुआत में कहा, दिग्भ्रमित कांग्रेस को आज के लिए मुस्लिम शब्द छोड़ देना चाहिए था। शाहबानो एक दुखती रग है, कांग्रेस इससे मुक्ति नहीं पा रही है। दूसरी बात से शुरुआत करते हैं ललित। हम एक अगर आप मुस्लिम शब्द साथ लेके चल रहे हो तो फिर वो आपका उस तरह का इंप्रेशन आना चाहिए कि हाँ आप वाकई उनके पैरोकार हो और आप सिर्फ सियासत के तौर पर उनके साथ नहीं जुड़ते हो। और नंबर 2 कि क्या इस पूरे मसले में कांग्रेस भी जानती थी कि इस पूरे मसले में पूरे मुस्लिम को, आप पाकिस्तान को आकर्षित कर सकते हो, आप बांग्लादेश को आकर्षित कर सकते हो। देश का मुसलमान समझ रहा है कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान उससे है नहीं इस पूरे बिल के आने से, तो आप उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हो। वो जान रही कि आप सियासी तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये दिग्भ्रमित वाली जो बात है ये इससे बिल्कुल साबित होती है। दूसरा जो आपने जिक्र किया, सिंधी मुहाजिरों का लंबा एक इतिहास भी है। भोपाल और उसके आसपास बैरागढ़ में भी हैं बहुत सारे लोग, कटनी में बहुत सारे लोग हैं। वो सिंधी जो आके यहाँ वहाँ की प्रताड़ना से तंग आके आ गए और उनको नागरिकता के लिए परेशान हो रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए बेहतर है। एक जरूर एक देखने वाली बात है ललित कि ये अगर अब एक भगदड़ किसी नहीं मचनी चाहिए, ना पाकिस्तान में भी, ना बांग्लादेश में भी, ना अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान तो चलिए उस संख्या तो में नहीं होंगे हमारे लोग वहां पे, लेकिन वो वहां से फिर लोग भगने की सोचेंगे कि भाई अब चलिए, अब जब इंडिया में बहुत आसानी से बसा जा सकता है तो यहाँ के लिए रुक करे, फिर उतने लोगों के लिए सब तमाम व्यवस्थाएं कराना, ये बहुत सारी कुछ चुनौतियां भी आने वाले दौर में होंगी। ये शायद सबसे बड़ी चुनौती का आपने इशारा कर दिया। हालांकि बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए जो इशारे हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है और लगातार जो रिएक्शन आएंगे उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आप दोनों वरिष्ठ सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान जमकर जुबानी तीर चले। किसने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन लाया, जीएसटी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, 370 लाया, एनआरसी लाया और सिटीजनशिप। आप असली ध्यान जो लोगों का है, बेकारी और बेरोजगारी का, किसानों का, महंगाई का, उसका हटाने के लिए हर 6 महीने 4 महीने के लिए इस तरह का बिल लाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी आंखों में धूल डालते हैं। 5.5 साल आपकी सरकार हो गई, आप कह रहे हैं हम घुसपैठियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे। गृह मंत्री जी जब आप वक्तव्य दीजिए तो 5.5 साल में 5.5 घुसपैठिया अगर आपने भगाया हो उनका नाम बता दीजिए। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक का भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार के सारे बिल कानून विभाग के द्वारा वेट करके ही लाए जाते हैं। अब उनके कुछ दूसरा अनुभव होगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और ये बिल भी सर हमारे कानून विभाग ने, लेजिस्लेटिव विभाग ने विस्तार से देखा है और इसको संवैधानिक पाया है, तब उसके बाद ये बिल कैबिनेट ने पास किया और सदन के सामने में है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। शाह के इस बयान पर कपिल सिब्बल ने वार किया तो शाह ने फिर से पलटवार किया और कहा कांग्रेस किसी को डराने से बचे। एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं,
ना मैं डरता हूं, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब कि आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे। आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा ना होना चाहिए। और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी, मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। और संजय राउत ने बिल पास होने के बाद रिएक्शन भी दिया है, वो भी सुनवाते हैं आपको। बहुत सी बातें होती है ऐसी, विस्तार से हम रखते हैं और जवाब भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा और हमारे पार्टी को लगा कि अगर जवाब नहीं मिलता है ठीक से तो बिल का समर्थन करना या विरोध करना ठीक नहीं है। और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। नमस्कार।